नमस्कार साथियों। गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आप अभी हमारी जो क्लास चल रही थी 5.3 एक्सरसाइज की, उसके अंदर हमने पिछले जो वीडियो था पार्ट नंबर 5, उसके अंदर हमने 14 प्रश्न तक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम देखेंगे 15वां प्रश्न और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई रह भी जाता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रश्न में यदि दिक्कत है 1 से 5 तक में, किसी भी एग्जाम्पल में, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। उसके प्रश्न का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में हल करवा देंगे। ठीक है, तो आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले जो सवाल है, सबसे पहले आप बुक जो कि एनसीईआरटी की बुक है और पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठे, क्योंकि बड़े प्रश्न हैं, थोड़ा लिखने में समय लगता है। इसलिए आपको मैं यहाँ पर बोलता हूँ और आप सामने आपकी किताब होगी तो निश्चित रूप से आपको इजीली समझ आएगा। सबसे पहले आज का जो प्रश्न है वो देखें आप। निर्माण कार्य से 15 प्रश्न है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। यह आपको जुर्माना है। क्वेश्चन नंबर 15, आपको एक जुर्माना है। यदि आप जैसे लेट आते हो तो आपके पास जो जुर्माना लगता है आपको, ये है जुर्माना है। वो पहले दिन लग रहा है 200 रुपये, दूसरे दिन लग रहा है 250 रुपये, तीसरे दिन लग रहा है 300 रुपये। हर दिन कितने रुपए बढ़ रहा है आपको पता चल रहा है, 50 रुपये इसके अंदर बढ़ रहा है। आगे है, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन में जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। और हमें ये दिख भी रहा है, पहले में 200, फिर 250 और फिर 300। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी यदि यह कार्य 30 दिन तक लगातार लेट होता है। ये टोटल कितने दिन तक लेट होता है, आगे ये होता है 30 दिन तक। 30 दिन तक ये कार्य लेट होता है और प्रत्येक दिन कितना जुर्माना लगता है, 50 रुपये इसका जुर्माना लग रहा है। प्रतिदिन 50 रुपये जुर्माना लग रहा है। पहले दिन 200, फिर देखो 50 लग गया, 250, फिर 50 जोड़ दिया 300, फिर हम 50 जोड़ेंगे तो 350, फिर वापस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400। इस तरह से ये उत्तरोत्तर, यहां पर एक शब्द लिखा गया है उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार बढ़ना। जैसे 200, फिर 250, फिर 300, 350 और फिर 400। अब आपको इसको ज्ञात करना है। एकदम इजी तरीका है, आपके पास में जो सूत्र है वो सूत्रों का हम उपयोग करेंगे। आप देखो, सबसे पहले 200, एक समांतर श्रेणी बनाओ आप। सबसे पहले 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, डॉट डॉट डॉट। अब आपको एक समांतर श्रेणी बन गई, यहां लिख देंगे आप एपी। क्लियर? ये लिखने के बाद में अब आपको इनका योगफल ज्ञात करना है। देखो लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में, कि 30 दिन के बाद में विलंब करने पर कितने राशि अदा करनी पड़ेगी। तो ये राशि आपको देखनी है कि कितनी अदा करनी पड़ेगी यहां पर। तो सबसे पहले n कितना है, n आपके पास में दे रखा है 30 दिन दे रखा है, 30 डेज। आपको यहां लिखना है SN का सूत्र लिखेंगे n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस के 1 और d। ये जो कि फेमस सूत्र है, काफी क्वेश्चन में हम इस प्रश्न को, इसे फॉर्मूले का उपयोग कर चुके हैं। यहाँ पर इनका मान रख दो बस। n का मान कितना है 30 दिन, 30 बटे 2। a का मान देखो यहां से निकाले आप, a का मान कितना है 200 और d का मान आप निकालेंगे कि 250 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब आप काफी देर से काफी प्रश्नों में कर चुके हैं, तो डी निकालना तो शायद आपको इजीली आता होगा। काफी प्रश्नों में हम किए हैं इनको। ए का मान है कितना 200 प्लस एन का मान है 30 माइनस 1 और डी का मान दे रखा है 50। ये आपको लिखना है, बस इसे सॉल्व कर दें। ये कट जाएगा कितनी बार 15, 200 गुणा 2 करेंगे तो 400 प्लस
30 में से घटाओ 29 गुणा 50। ठीक है, अब इसका हल देखें यहाँ पर 15 400 प्लस इसको आप गुणा करें 29 गुणा 50 तो 0 की 0, 9 पंजे 45, हासिल लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14। यदि आपको यहां पर गुणा करने में दिक्कत आती है तो इससे आप कार्य में भी पीछे कर सकते हैं। अब इन दोनों को आप जोड़ें 1450 और 400, 0 5 4 4 8 1, ये हो गया 1850 और फिर ये गुणा करना है आपको किससे 15 से। ठीक है, जल्दी इसको गुणा करें और कमेंट करें कितना आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। गुणा करने के काफी सवाल हम करवा चुके हैं तो एकदम इजी गुणा आपको पता है किस तरह से हल करेंगे। बस 15 को गुणा करना है आपको इससे। देखें यहाँ पर कितना आ रहा है, आपने किया होगा 0, 15 5 75, मैच करा लें, हासिल लगी 7, 15 × 120 और 7 127, हासिल लगी 12, 15 और 12 27, 27,750। अर्थात यदि वो 30 दिन तक लगातार लेट होता है, विलंब करता है तो उसको 27,750 रुपये जुर्माने के रूप में अदा करने पड़ेंगे। क्लियर? सवाल आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपको हिंदी में लिखा है, इसको थोड़ा सा हमने गणित में बदला। ये एक समांतर श्रेणी बन गई और समांतर श्रेणी के ऐसे पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र लगा करके हम सीधा इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? अब देखें इसके बाद इसका नेक्स्ट सवाल, या तो आप इसके शॉर्ट लिए करें या फिर आप साथ में ही उतार सकते हैं इनको। अब देखें इसके बाद 16वां सवाल। प्रश्न को बहुत अच्छे से ध्यान पढ़ें और ध्यानपूर्वक फिर आंसर दें आप। एकदम इजी सवाल है, ये हिंदी के हैं, एग्जाम में ऐसे आप प्रश्न आ सकते हैं, एग्जाम में एक प्रश्न हिंदी का भी। ये प्रश्न अच्छा है, प्रश्न नंबर 16 मोस्ट प्रश्न। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। एक स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शिक्षा प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। कितने पुरस्कार दे रहा है? 7 पुरस्कार। 7 पुरस्कार देने के लिए टोटल कितने रुपए है उसके पास में? 700 रुपए। 7 पुरस्कार देने के लिए उसके पास में 700 रुपए, अर्थात सोच लो एक पुरस्कार कितने रुपए का हो गया? 100 रुपए का, अगर ऐसे अंदाज लगाए तो। लेकिन आपसे पूछा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। प्रत्येक पुरस्कार, इसको मैं यहां लिख देता हूं, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक 20 कम है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले को यदि हम माने x तो दूसरे को उससे कितना कम मिलेगा? 20 कम। देखो माना पहला पुरस्कार मान लेते हैं, माना पहला पुरस्कार कितना मान लो? a x। तो प्रत्येक बार आपको प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक 20 कम है, 20 कम करना है इसके अंदर आपको प्रत्येक पुरस्कार में। देखो सबसे पहले कितना है? x, अगले वाले पुरस्कार में इससे कितना कम? 20 कम, अगले वाले में इससे भी 20 कम, मतलब x माइनस 20 माइनस 20, और अगले में x माइनस के 20 माइनस 20 माइनस 20। इस तरह से ये पुरस्कार आपको वितरित करने हैं। और ये टोटल पुरस्कार कितने हैं आपके पास में? 7। तो n का मान आपके पास में कितना दे रखा है? 7। और यहां पर देखो ये एक समांतर श्रेणी है, आगे तक ऐसे डॉट डॉट करें और ये लिखना है आपको a कि पहला x है, दूसरा x माइनस 20, तीसरा x माइनस 20 और 20 40 हो जाएंगे, यहां पर x माइनस के 60 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके SN पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं ये देखिए। यहां पर SN के लिए सूत्र लिखेंगे आप n/2 2a प्लस n माइनस के 1 और यहां पर d। इनके मान रखते चले आप। n का मान है 7, 7/2, 2 a का मान देखो कितना आ रहा है। अब यहां पर इसको फर्स्ट को a मानना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। पहले वाले को मानेंगे आप a का मान आ गया आपके पास में x
प्लस एन कितना है 7 माइनस 1 और डी ज्ञात करो। डी कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें से x को घटाएंगे, यहां थोड़ा सा ऐसे नहीं लगाना आपको, इस संख्या में से x माइनस के 20 में से माइनस के x घटाना है। इस संख्या में से ये देखो, ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, ये कट जाएगा, d का मान आ जाएगा माइनस के 20। इस तरह से आप इससे समांतर श्रेणी में d का मान ज्ञात कर सकते हैं, पहले पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। जो आपका है जो तरीका है फर्स्ट में, सबसे पहले हम यही करते थे। यहाँ पर x दे रखा है माइनस के 20, ये लिखना है आपको 7/2 2x प्लस 7 में से गया तो 6 गुणा माइनस के 20। ये आपको एसएन दिया हुआ है, एसएन मतलब टोटल कितने दे रखे हैं आपको 700। ये ध्यान रखेंगे, टोटल आपको जो एसएन दिया हुआ है, एन जो टोटल पुरस्कारों का योग है वो आपको दिया हुआ है, एसएन का मान 700, वो आपको यहां लिखना है इसके बराबर में 700 यहां लिखेंगे। और ऐसे प्रश्न भी हमने हल किए हैं, 700 इसके नीचे 1 मानते हैं, 2 इधर गुणा में रहता है और 7 इसके नीचे बराबर, इसको हल करेंगे 2x प्लस प्लस माइनस, ये वापस क्या हो जाएगा माइनस, 6 गुणा 20 करेंगे तो 120। ठीक है, ये आपको छोटा तरीका है, ये आप इस तरीके से भी प्रश्नों को पहले हल कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर आगे इससे काट सकते हैं, 7 एकम 7, ये आ गया 100, 100 गुणा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 200, 100 गुणा 2 करेंगे तो 200 बराबर 2x माइनस के 120। क्लियर यहां तक? बताएं कितना आपको यहां पर समझ कौन सी स्टेप नहीं आ रही है। सबसे आपको एसएन का मान कितना दिया हुआ है 700, और ऐसे प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं पहले कि इनका जब एसएन ज्ञात करते हैं और एसएन पदों का आपको योगफल दे रखा है तो आपसे या तो एन पूछेगा या ए पूछेगा या फिर आपसे डी पूछेगा। ठीक है, एन पूछता है तो उस समय आप इसके गुणनखंड करते हैं, ये भी आपको ध्यान होगा। इसको देखो माइनस का 1 है, अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है तो इसको यहां लिख लिया करो, मतलब 2x माइनस के 120 बराबर 200। ऐसे भी लिखना संभव है, इसको यहाँ पर और 200 को इसके बराबर हल करो। 2x बराबर 200 और माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस का, 2x बराबर, इनको जोड़ो कितना आ रहा है 0 2 2 और 1 3, x का मान आ जाएगा 320 और जो ये गुणा में होता है कहाँ जाता है भाग में। ठीक है, ये कट जाएगा, देखो काटो, 320 का आधा कर लो तो x का मान कितना आ जाएगा 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छिक्की 12 और 0 की 0। यहाँ पर जो मान आया x का वो आया आपके पास में 160। अब इस 160 को आपको पता है जहां पर आपने x माना था वहां पर इस मान को रखना होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहां रख रहा हूं। सबसे पहले तो आ गया 160, फिर 160 में से कितना घटाना है आपको 20, और अगले वाले में 160 में से कितना घटाना है आपको 20 और वापस 20, घटाते चलो इसको। 160 60 में से ये गया तो 140 और इसको घटाएंगे आप तो 20 घटाते चलो बस, इससे 60 में 20 घटा 140, 120, 100, फिर आएगा 80, फिर आएगा 60, फिर आएगा 40 और फिर 20। ये देख लो कितने पुरस्कार है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं लिखना आपको, टोटल 7 पुरस्कार है यहाँ पर, 7 पुरस्कार ये आपको लिखना है यहाँ पर। क्लियर? अब बताएं यहाँ पर कोई स्टेप में किसी में भी आपको कंफ्यूजन हो वो आप बता सकते हो, जो भी आपको समझ नहीं आता है यहाँ पर बिल्कुल इजी तरीका है। सबसे पहले आपको कितने पुरस्कार दिए हुए हैं 7, टोटल राशि दे रखी है 700, टोटल राशि हमेशा एसएन होती है। ये कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक 20 कम है, प्रत्येक पुरस्कार 20 कम है, मतलब पहला पुरस्कार x, दूसरा x में से कितना घटा दो 20, फिर और 20, फिर एक और 20, इस तरह से आपको इनको घटाना है। ये आपके पास में क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी एपी। एसएन पदों का योगफल का सूत्र लिखना है, एन का मान है आपके पास में 7, ए का मान है x और डी का मान ज्ञात करेंगे x माइनस 20 में से
एक्स घटाइए, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस के 20। ये मान आप यहां पर रखो और इसको हल करें, ठीक है। तो ये इसके शॉर्ट ले सकते हो आप इसका, और समझ आया नहीं आया इसके भी आप कमेंट्स कर दें, जिससे कि हम आगे बढ़े क्लास की ओर। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल ठीक है, ओके, समझ आया, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर मोस्ट भी प्रश्न है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप इसको। अब 17वां प्रश्न है, ये देखो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समझने का है। 17, 18, 19 तो ठीक है, थोड़ा 20, 18, 20, 17 ये ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा समझने की दृष्टि से है। एक स्कूल के 17 नंबर प्रश्न देखो। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के विद्यार्थी हो आप, तो आपके प्रत्येक क्लास ने पेड़ लगाने की सोचा है। प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाते हैं। अर्थात पहली कक्षा का 1 पेड़ लगाता है, दूसरी का 2 लगाता है, तीसरी का 3 लगाता है, चौथी का 4। इस तरह से इनको पेड़ लगा रहे हैं। 12वीं के 10वीं के हो आप तो 10 पेड़ लगाने हैं। कह रहा है उदाहरण, एक कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाता है, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाता है, जस्ट ये 3 का 3 पेड़ लगाता है। ऐसा कक्षा 12 तक चलता है। ये कहां तक चलता है बेटा? 12 तक। 5 का 5 लगाता है, 6 का 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 का 12, 11, 10, 9, 8, 7। जैसे पेड़ लगा रहे हैं, पहली क्लास है ये यहां लिख रहा हूं मैं कक्षा, और यहां लिखा रहे पेड़, ठीक है। ये इतने पेड़ लगाते हैं। अब जो लाइन दे रखी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ये लाइन आपको बस पढ़ोगे तो इजीली समझ आ जाएगी। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। 3 अनुभाग का मतलब ये कह सकते हो 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3। आपकी क्लास में होते हैं ना, ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो 2 सेक्शन कर देते हैं, तो प्रत्येक क्लास में 3-3 सेक्शन कर दिए, ठीक है। पहली में भी 3, दूसरी में 3, तीसरी में 3, 4 में 3, 5 में, सब में आपको कितने सेक्शन कर दिए? 3। तो अब आपके पेड़ लगाने की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। कैसे बढ़ेगी भाई? पहली कक्षा कितना पेड़ लगा रही है? 1 पेड़, एक कक्षा 1, लेकिन पहली कक्षा के 3 भाग है। तो पहली देखो, मैं यहां पर पहली कक्षा लेता हूं, इसके 3 भाग है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, 3 भाग हो गए कक्षा 1। अब प्रत्येक भाग कितना पेड़ लगाता है? 3। ये भी 3, सॉरी, 1, 1, 1। अरे कक्षा 1 है इसलिए कितना पेड़ लगाएगा वो? 1 पेड़। ये भी 1 पेड़, ये भी 1 पेड़। टोटल पेड़ कितने हो गए? 3 हो गए, नहीं हो गए भाई? प्रत्येक पेड़ देखो, भाग 1 भी 1 पेड़ लगाएगा, 2 भी 1 पेड़ लगाएगा, और भाग 3 भी 1 पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 1 ने कितने पेड़ लगा दिए टोटल? 1 को गुणा करेंगे आप 3 से, टोटल 3 पेड़। 3 भाग है तो 3 से गुणा। अब कक्षा, इसी तरह से देखो कक्षा 2, कितने भाग है इसके? 3। अब प्रत्येक भाग कितना पेड़ लगाएगा? 2, 2, 2। कक्षा 2 के 3 भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। प्रत्येक भाग 2-2 पेड़ लगाएगा, क्योंकि कक्षा कौन सी है? दूसरी। तो 2-2 पेड़ लगाएगा, और टोटल अनुभाग कितने हैं? 3। तो 2 गुणा भी कितना करेंगे? 3। समझ आ रही बात? अब यहां पर एक साथ लिख सकते हो इनको आप। पहली कक्षा के 3 भाग, दूसरी कक्षा के भी 3 भाग, तीसरी कक्षा के भी 3 भाग, चौथी कक्षा के 3 भाग, 5वीं के 3, छठी के 3, 7वीं के 3, 8वीं के 3, 9वीं के 3, 10वीं के 3, 11 के 3 और 12 के 3।
क्लियर। अब यहां पर देखो, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये एक एपी बन गई। मतलब पहला 3, दूसरा 9, तीसरा 9, दूसरा 6, और डॉट डॉट करके लिखना है। लास्ट वाला देखो 12 3 36, ये आपके पास में एक समांतर श्रेणी बनती है। ये आपको बनानी है। इतनी रायमेंड समझाने के बाद आपको ये देखना है कि इनके जो टोटल संख्या है वो एपी बनती है ये। इसलिए आप इनको कोई सी चीज को नहीं लिखें, आप यहां तक लिख सकते हो, ये लिखे एग्जाम में, और उसके बाद में आप यहां से लिखेंगे। ठीक है, ये एपी बन गई, और इसके पदों का आपको ज्ञात करना है योग। तो योग ज्ञात करेंगे, वही सूत्र है आपके पास में एसएन का, और ये आपको दिया हुआ है। देखो यहां पर, ये मैं मिटा रहा हूं, देखो एक बार वापस लिख देंगे इस एपी को। ये लिखना है आपको इतना, और फिर ये लिखना है 36। आपको ज्ञात करना है एसएन। एसएन का सूत्र होता है n/2, और आपको पता है अंतिम पद दे रखा होता है, तब इसका सूत्र क्या होता है a प्लस n। अंतिम पद दे रखा होता हो तो इसका सूत्र होता है a प्लस n। n कितने हैं टोटल, n आपके पास में टोटल कक्षा है 12, 12/2, a मान कितना है 3, प्लस यहां लिखेंगे आप a का मान 3, और l का मान कितना है 36। इसको काट दे आप, 6 बार 6 गुणा 36 में 3 जोड़ो 39, गुणा करें 9 6 की 54, 80 लगी 5, 6 3 18 और 5 23, 234। तो ये आपके पास में टोटल, प्रत्येक का टोटल मिलाकर के 234 पेड़ लगाते हैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक, और प्रत्येक कक्षा का एक 3 सेक्शन है। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा के अनुसार पेड़ लगाता है, इसलिए प्रत्येक सेक्शन में एक में 3, दूसरी में भी 3, तीसरी में 3, प्रत्येक सेक्शन में 3-3 भाग होते हैं यहाँ पर प्रत्येक कक्षा में, इसलिए सभी को गुणा करने का आपको 3 का। ये लिखेंगे एग्जाम में, ये लिखे, ये वाला नहीं लिखे। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है यहाँ पर। क्लियर, कमेंट्स करें आप, बिल्कुल समझ आ रहा है सर ये बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आपको पूरी क्लासेस फ्री हैं, यहाँ पर कंप्लीट आपका कोर्स कराया जाएगा। देखो ये हो गया 17, अब देखो 18 प्रश्न। यहाँ पर शायद आगे जो प्रश्न है ये थोड़े से कम इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा 18 और 20, बाकी 19 अच्छा प्रश्न है। देखें यहाँ पर, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए प्रश्न नंबर 18, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए ये आपको चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है केंद्र ए। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और 20 को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है। ये बनाया जा रहा है एक सर्पिल, जिसमें आपको दिया हुआ है त्रिज्याएं। त्रिज्याएं जो दे रखी है वो आपको दे रखे 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, आगे डॉट डॉट था। अब आपसे कह रहा है एक सर्पिल बनाया जाता है। सर्पिल देखो ये इस तरह से बना रखा है चित्र में, ठीक है, इस तरह से, और 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से, कितने क्रमागत वृत्त पूछ रहा है, 13 क्रमागत अर्धवृत्त। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 13 क्रमागत अर्धवृत्त से एक सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। आपको ज्ञात करनी है कुल लंबाई। कुल लंबाई का मतलब होता है SN। आपसे कभी भी पूछे कुल तो इसका मान होता है SN, और ये देखो कैसे ज्ञात करेंगे। नीचे आपको पाई का मान दे रखा है 22/7, क्योंकि पाई का मान आपको ये वाला यूज लेना है 22/7।
पाई के और भी मान होते हैं, आपको पता है पाई का मान होता है 3.14, इसलिए इसके अंदर आपको जो काम में लेना है वो लेना है 22/7। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो एकदम इजी तरीका है। आपको अर्धवृत्त चाहिए, ये अर्धवृत्त है और इस अर्धवृत्त है, इसकी आपको त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, मतलब ये परिधि, त्रिज्या तो आपको दी हुई है ये 0.51, 1.52, इसकी परिधि अर्थात वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है बेटा 2πr। क्लियर, पता है ज्यादातर को, वेरी गुड। ये होता है वृत्त की परिधि, और वृत्त अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र बताएं कमेंट्स में। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखो आगे अर्धवृत्त की बात करता है, अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की जो परिधि है इसका आधा करना है आपको, 2πr, इसमें भाग देना है 2 का, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा πr। ये अर्धवृत्त की परिधि होती है πr। अब आपके पास में ये टोटल कितने हैं 13, तो आप ऐसे लिखेंगे πr1, πr2, कॉमा लगा दो बीच में, πr3, πr4, डॉट डॉट करके लिख देंगे आप πr13। ठीक है, क्योंकि टोटल आपको कितने पद दिए हुए हैं 13। अब यहां पर आपको पाई का मान आपको पता है 22/7 है, आर का मान यहां पर आपको रखना है, तो पाई गुणा r1 कितना है 0.5, पाई गुणा r कितना है यहाँ पर r2 1.0, तो लिखे नहीं लिखे, पाई गुणा 1.5, पाई गुणा 2.0, इस तरह से आपको इनके मान लिखने हैं। 0.5 है, इसको थोड़ा हल करने का तरीका इस तरह से है, पॉइंट जैसे ही आप हटाओगे तो नीचे लिखोगे 1 के आगे 0, इसको आप काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा पाई और नीचे आ जाएगा 2, कॉमा ये आ जाएगा बेटा पाई, ये देखो यहां से आप पॉइंट हटाएंगे, इसमें पाई गुणा 1.5, पॉइंट जैसे हटाते हैं तो नीचे 1 के आगे 0, 5 से काटेंगे 5 × 15, 5 दूनी 10, ऊपर आ जाएगा 3π/2, और डॉट डॉट करके आपको ऐसे लिखना है। क्लियर, ये समझ आ रहा है पूरा, बताए कमेंट्स करके। चलो एक बार और बताए, देखो यहां पर पाई गुणा 1.5, पाई गुणा 1, पाई गुणा 1.5, इसमें आप 0.0 भी लिख दें चाहे तो कोई इश्यू नहीं है, इसका मतलब एक ही है यहाँ पर, और जैसे इसको आप काटेंगे 0.5 को हटाते हैं, पॉइंट तो नीचे 1 के आगे 0, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब 1 से गुणा करेंगे पाई को तो π/2, ये करना है। अब ये आपके पास में एक एपी बन जाती है, ये बन गई आपके पास में एपी। अब इस एपी को हल कैसे करेंगे, इसके लिए देखो आप एपी को हल करने के लिए वही सूत्र है आपके पास में एस है, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं इसको, Sn बराबर n/2 2a + n-1 d, सूत्र वही है आपके पास। Sn, n का मान देखो कितने पद है टोटल, n का मान है आपके पास में 13, a का मान देखो कितना है पहला पद 1π/2, और d का मान कैसे निकालेंगे, तो d का निकालेंगे इसमें से इसको घटा करके, तो पाई में से π/2 घटाओ, ऐसे सोच लो, 1 में से आपको घटाना है आधा। क्लियर, यहां पर आप लघुत्तम लेकर के घटाओगे, 1 पाई में से आधा पाई गया तो कितना बचता है आधा, d का मान आया आपके पास में π/2, ये ध्यान रखोगे आप। तो ये हो जाता है, लघुत्तम लेकर भी हल निकाल सकते हैं इसका, 2π - 1π π/2, ये मान रखते चलो आप, 13/2, 2 a का मान कितना है π/2, π/2 प्लस n का मान है 13 - 1, d का मान है आपके पास में π/2। देखो हल इसका, 13/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बचा, प्लस 13 में से 1 गया तो कितना बचेगा 12, और 12 में आप 2 का भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा 6 बार, तो ये आ जाएगा 6 पाई। आगे इसको हल करेंगे आप, 13/2
6 कितना हो गया 7 पाई, 7 पाई। और पाई का मान जैसे आप रखोगे 22/7। फिर देखो इसका हल 13/2 गुणा 7 गुणा 22/7, क्योंकि पाई का मान आपको रखना है 22/7। 7 से 7 कट जाएगा, 2 का भाग देंगे 11 बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ आ गया आपके पास 13 गुणा 11, करो 11 3 33, अस्सी लगी 3, 11 3 14, 143 इसका आ जाएगा SN पदों का योग। क्लियर? ये हल करना आपको एकदम इजी से आना चाहिए। क्या क्या आप यहाँ पर हल कर रहे हो, ठीक है। ये भाई 13 में से 1 गया तो 12, और डायरेक्ट 12 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चल जाएगा 6 बार। क्लियर यहाँ पर? अब देखें इसके बाद, अगर ये सवाल नहीं समझ आ रहा है आपको तो आप कमेंट्स कर सकते हो। बाकी जी वेरी गुड, अच्छा समझ आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। आगे अब है प्रश्न नंबर 19। देखो ये प्रश्न थोड़ा मोस्ट है, 19वां प्रश्न है, ये आपके एग्जाम के लिए आ सकता है। 16वां नंबर का प्रश्न और एक 19, दोनों अच्छे प्रश्न है। बाकी आपको 14 तक में ज्यादा फोकस करना है। अब देखें यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 19वां, ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है। चित्र में दिया हुआ है, ये रखे हुए लट्ठों लॉक्स, 200 लट्ठों की ढेरी है, मतलब कुल कितने हैं, कुल लट्ठों की संख्या है 200। ये आपको ध्यान है, दे रखा है 200, क्या दे रखा है SN। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, चित्र में देखो आप, उससे ऊपर वाली में 19 और ऊपर वाली में 18। मतलब सबसे पहले 20, फिर 19, फिर 18, इस तरह से घट रहे हैं। और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने आएंगे, ये कह रहा है सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, ये आपसे पूछ रहा है। आएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मोस्ट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक 16वां प्रश्न और एक ये, ठीक है, दोनों अच्छे प्रश्न है। बाकी 14 तक तो पढ़ने हैं, 14 तक के तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पर इनमें से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। बाकी सबको मैंने आपको अच्छे से समझाया है, निश्चित रूप से आपको वो सारे सवाल समझ आए होंगे। देखो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठ आएंगे, ऐसे घटते चलना है। और फिर ये देखना है कि n आपको ज्ञात करना है, भाई कितने लट्ठ आएंगे सबसे ऊपर वाली पंक्ति में। तो मान लेते हैं ऊपर वाली पंक्ति में कितने आएंगे, n आएंगे, ठीक है। और n ज्ञात करने का सूत्र आपको पता ही है, किससे ज्ञात करते हैं, SN के सूत्र से। SN n/2, 2a प्लस n माइनस के 1, और यहाँ पर d। SN का जो मान है वो आपको दे रखा है कितना, 200, बराबर n/2, n आपको फाइंड करना है। 2, a का मान कितना दे रखा है, यहां से देखें आप, a का मान है 20, और d का मान आप ज्ञात करेंगे तो 19 में से 20 घटाएंगे, d का मान आ जाएगा -1। 19 में से आपको घटाना है 20, और यहाँ पर जो मान आता है वो आ जाएगा -1, जो आप यहाँ रखोगे। a का मान कितना है 20, प्लस n का मान देखो, n आपको ज्ञात करना है, n-1, और d का मान आया -1। क्लियर? n आपको ज्ञात करना है। इसको हल करने का तरीका आपको मैंने पहले भी बता रखा है, और एक बार आप वापस इसमें यहां पर देखो ये 200 के नीचे 1 मानेंगे, ये ऐसे चला जाएगा, 200 गुणा 2, ठीक है, बराबर n। इसको हल करेंगे तो 20 दूनी 40, प्लस क्या आप इसे करें, -1 को n से करेंगे तो -n, और -1 को -1 से करेंगे तो +n। ये हो जाएगा बेटे 2 दूनी 4, 200 गुणा 2 करेंगे तो 400 n, और 40 और 1 हो जाएगा बेटा 41 -n। इससे आप गुणा करें, 400 बराबर n करेंगे तो 41n, माइनस n से करेंगे तो n²। अब आपको क्या करना है,
आपको हमेशा ध्यान रखेंगे इसके अंदर जो n है स्क्वायर में है उसको रखना होता है प्लस के अंदर, तो यहाँ पर प्लस के अंदर रखो इसको, तो n स्क्वायर इधर ले आएंगे प्लस का हो गया, ये भी इधर लेके आओ माइनस के हो जाएंगे, ये पहले से प्लस का है बराबर 0। अब इसके आपको 400 के गुणनखंड करने हैं और यदि आपको हो जाते हैं तो आपको ये सवाल करना है, यदि नहीं होते हैं तो आपको श्रीधर आचार्य विधि का उपयोग नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखोगे, मैंने पहले बता रखा है श्रीधर आचार्य विधि आपको ज्ञात नहीं करनी है यहाँ पर। 400 के आप ऐसे टुकड़े कर ले जो कि जोड़ने पर या घटाने पर आ जाए 41। ठीक है, जोड़ने पर या घटाने पर 41 आना चाहिए यहाँ पर। देखें यहाँ पर जो गुणनखंड होंगे 400 के आपको गुणनखंड करने हैं, मैं यहाँ पर इसको सीधा लिख रहा हूं, किस तरह से गुणनखंड करेंगे, n स्क्वायर माइनस 25 और 16। देखो किस तरह से 25n माइनस के 16n प्लस 400 बराबर 0। इसके जो गुणनखंड हुए हैं 25 और 16, तो 25 को गुणा 16 से करें आप, 16 पंजे 80, 80 लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 होते हैं 40। अब आपको इसको कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, 2 का देंगे 200 आ जाएगा, वापस 2 का देंगे 100 आ जाएगा, वापस 2 का 50 और वापस 2 का देखेंगे तो 25। अब आपको चाहिए 41, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और यहाँ पर आ जाएगा 25। इसको आपको हल करना है, 25 और 16 दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41। 25 और 16 आप जोड़ेंगे तो 41। देखो 6 5 11, 2 और 1 3 और 1 4। अब यहाँ पर कॉमन लेना है n का, n माइनस यह आ जाएगा 25, माइनस का चिन्ह 16 यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो 16 और बाकी तो ये ऐसे कैसे कॉपी कर दो, n माइनस के 25 बराबर 0। हल करें आप, n माइनस 25 बराबर 0, n माइनस 16 बराबर 0। n का मान आ जाएगा, माइनस है तो प्लस और n का मान ये भी माइनस है तो प्लस। n का मान हमारे पास 2 आया कि 25 लट्ठों का भी होगा और n 16 का भी होगा। अब आपको ये देखना है कि कौन सा इसके अंदर राइट है, तो आपको an है उस सूत्र का उपयोग करेंगे आप, an बराबर a प्लस n माइनस के 1d। a का मान देखो कितना है 20 प्लस n का मान यहां से रखेंगे आप पहला 25 माइनस 1 और d का मान देखो यहां पर कितना आया है माइनस के 1। देखो हल कितना आ जाएगा 20, 25 में से 1 गया तो 24 और माइनस का है तो माइनस के 24। 20 में से आप 24 घटाएं कितना आएगा इसका आंसर माइनस के 4। आपको पता है माइनस के 4 लट्ठे कभी भी नहीं हो सकते, ये आपको पता है कि लट्ठों की संख्या है वो माइनस में नहीं हो सकती यहाँ पर, और जैसे आपकी लंबाई है ये भी माइनस में नहीं होती है कभी भी, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर कि ये जो माइनस वाला है ये काम में नहीं आएगा। अब आपको और लिखना है इसमें, n का मान 16 रख करके चेक करें, an बराबर a प्लस n माइनस के 1d और यहाँ पर रखेंगे आप 16। a का मान देखो कितना है 20, n का मान 16 माइनस 1 और d का मान माइनस के 1, तो 20 आ गया, 16 में से 1 गया तो 15, 15 गुणा माइनस 1 करेंगे तो माइनस के 15, ये हो जाएगा 20 में से 5 गया तो 5, अर्थात लास्ट की जो ऊपर की पंक्ति होगी इसके अंदर कितने लट्ठे होंगे 5। क्लियर, इस तरह से आप इनको आसानी से हल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका एक लास्ट प्रश्न है जिसे भी हम इसी वीडियो में शामिल करना चाहेंगे। देखो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट का, ये आपको दिया हुआ है इसके अंदर एक संकेत जिसके आधार पे आप पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब देखो इसके बाद लास्ट 20वां देखो, एक आपको एक संकेत दिया हुआ है जिसका आपको पालन करना है। 20वां है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ये आपको चित्र में दी हुई है, देखें आप, जो आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, ये भी आपको पता है, और अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू है और प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है।
निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे वापस उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितने दूरी दौड़ पड़ेगी? आपको एक संकेत दिया हुआ है, इसका उपयोग आप कर सकते हो। इसमें जो संकेत दिया हुआ है वो है 2 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 5 प्लस 3, इस तरह से बढ़ रही है। इसको आप हल करेंगे। अगला देखो, इसको थोड़ा सा अलग अलग लिखे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। पहला भाग 2 गुणा 5 फिर प्लस 3, दूसरा भाग, तीसरा आप लिखेंगे 2 गुणा 5 प्लस 3 प्लस 3, ये तीसरा भाग। समझ रहे हो बात कि इसके अंदर जो आपको सवाल दे रखा है उसके अंदर 3 कितनी बार दे रखा है? 2 बार, और 5 दे रखा है 1 बार। तो 2 को गुणा करेंगे किससे? 5 से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जा भी रही है और आ भी रही है। एक बार जा रही है, एक बार आ रही है, तो 2 स्टेप हो गई आने जाने की। और कितने किलोमीटर पर जा रही है वो? 5 किलोमीटर पर, इसलिए किससे गुणा करते हैं? 5 से। अब वो प्रत्येक में एक्स्ट्रा कितना जाती है? 5, 3। अगले में कि एक्स्ट्रा कितना जाएगा? 3। और अगला लिखेंगे आप तो इस तरह से लिखेंगे 5 प्लस 5, 3 प्लस 3 प्लस 3, ये आपका हो जाएगा एक्स्ट्रा। अब इसको आप हल कर लो। 5 दूनी 10, इसको आप हल करेंगे तो 5 दूनी 10 में 3 जोड़ो 13, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ो 13, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16। इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे आप, ठीक है। और अब आपको इसका जो ज्ञात करना है कि प्रतियोगिता में कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी, तो आपको यहां पर n ज्ञात करना है कि कितनी दौड़ ज्ञात लगानी पड़ेगी। देखो यहां पर, अब देखें इसका एक जो लास्ट प्रश्न था 20वां, वो भी आप यहां पर इसमें देख सकते हैं। एक आलू दौड़ ने प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। टोटल आपको जो आलू दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 10 आलू। कुल आलू जो दिए हुए हैं वो है आपके पास 10, ठीक है। अब यहां से आपको और ज्ञात करना है कि प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। ऐसा वो तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी? जो आपको संकेत दे रखा है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। पहला संकेत है 2 गुणा 5, दूसरा है 2 गुणा 5 प्लस 3। आगे आप अपने मन से लिखें तो कितना आएगा? 2 गुणा 5 प्लस 3 प्लस 3। इस तरह से बढ़ रही है। मतलब 2 चक्कर का मतलब यहां पर है जाना और आना। एक बार जाएंगे, एक बार आएंगे, ठीक है। 2 स्थितियां हो गई, जाना आना, तो 2 लिखेंगे। 5 किलोमीटर की दूरी पर वो है, 5 मीटर की दूरी पर, किलोमीटर नहीं, 5 मीटर की दूरी पर है। फिर जैसे ही 5 किलोमीटर से वापस जाते हैं तो 3 और बढ़ जाता है, और आगे जाएंगे तो और 3 बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप और आगे जाएंगे तो 3 दूरियां और बढ़ जाएंगी। ये इसमें कह रहा है इस चीज को। अब आपको इसमें कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी इसके बारे में देखो। यहाँ पर जो SN था यहाँ पर, वो इसको हल करते चले। 5 दूनी 10, ये हल करेंगे पहले। 5 3 8, 8 को 2 से करेंगे तो 16, 5 3 8, 8 3 11, 11 दूनी 22। इस तरह से आपको डॉट डॉट करना है। टोटल आपको n जो कुल आलू हैं वो आपको पता ही है, 10 आलू रखे गए हैं ऐसे रेखा में, जो चित्र में आपको दर्शाया गया है। कुल आलू रखे गए हैं 10। अब आपको इसका SN ज्ञात करेंगे, जो कि आपका सूत्र है n/2, 2a प्लस n माइनस के 1d। n का मान कितना है? 10/, n का मान यहां पर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। n का मान यहां पर आपको ज्ञात नहीं करना, क्योंकि n का मान आपको दे रखा है। कितने आलू है टोटल? 10, जो आपको यहां लिखना है। n का मान कितना दे रखा है? 10। ए देखो यहां पर कितना आ रहा है? 10।
और डी आप याद करेंगे तो 16 में से 10 घटा दो, डी का मान आ जाएगा 6। 16 में से 10 गया तो 6, या लिखते चलो और हल करो। 2 ए का मान है 10 प्लस 10 माइनस के 1 और डी का मान रखेंगे यहाँ पर 6। बस इसको आपको हल करना है। ये काटे तो 5 5 10 दूनी 20 प्लस 10 में से गया तो 9, 9 गुणा 6 करो, क्लियर। 5 और यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 9 6 की 54, 54 और 20 जोड़े तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 74 गुणा 5, 5 चौको 20, 80 लगी 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 370। तो उसको जो कुल दूरी है वो आपको 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कुल दूरी है। आपको एकदम इसमें क्लियर एक चीज ध्यान रखनी है कि आने पर जाने पर कितना हो रहा है 2, और कुल दूरी कितनी दे रखी है इसके अंदर, जो परस्पर दूरी है बीच की वो है 5, और प्रत्येक जैसे एक्स्ट्रा जाती है तो 3 बढ़ जाती है, और एक्स्ट्रा जाती है तो डबल 3, और अगर एक्स्ट्रा जाएगी तो इस तरह से बढ़ेगी 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ये इनका क्रम रहेगा बढ़ने का, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको ये समझ आया होगा। और अब आपकी ये 5वीं पॉइंट खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 6ठी एक्सरसाइज मिलेगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे के जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो उसी के लिए आप रेडी रहें, और डेली आपको 7:30 बजे के लगभग क्लास मिलेगी जिससे आप डेली उसको लिखें और वॉच करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।